हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे और अपने समय का सदुपयोग करके अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो उसी तैयारी में आप कि कुछ हेल्प करने के लिए मैं आपके सामने आता रहता हूं और आज भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि आपको दिलवा सकती है 4 मार्क्स। जी हाँ, 4 मार्क्स। आपके जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो हमारा 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो आज हम उस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। उसमें से क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो सभी आपको फुल डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की वीडियो। तो देखिए, आपको पता है आपका जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, ये आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 4 मार्क्स का आएगा। जो आपका अध्याय 1 है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका आता है 4 मार्क्स का। कितना का आता है? 4 मार्क्स का। और ये बिल्कुल एक तरह से आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्री वाले नंबर होते हैं। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है और आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो करके जाना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी तरह की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं का, अब देखिए, नाम ही इसका संख्याएं है, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं का ज्ञान करके जाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ओके। फिर आपको पता होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ओके। फिर आपको पता होनी चाहिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। ओके। फिर आपको पता होनी चाहिए आपकी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ओके। फिर आपको पता होनी चाहिए भी वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो और आपको पता होनी चाहिए सम संख्याएं क्या होती है। ओके। तो आपको पता होनी चाहिए विषम संख्याएं क्या होती है। ओके। और आपको पता होनी चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती है। और आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ओके। इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। ओके। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ये फुल डिटेल में पढ़ने हैं तो आई बटन में देखिए, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए। वहां पर मैंने इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो होगी वो होंगी जो हमारी गिनती वाली जो संख्याएं होती है। क्या होती है? गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली जो संख्याएं होंगी, गिनती वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे कि होगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपको चलते जाना है। ये हमारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ओके। उसके बाद आपके पास होगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? तो पूर्ण संख्याएं आपके पास होंगी, अगर हम इन गिनती वाली संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें, जीरो को शामिल कर लें तो हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं
हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है भी पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखनी है भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन ये प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ओके, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपको याद रखना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। ओके, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, वो होगी आपकी 0। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, लिख सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो 1/2 हो गया, और यहाँ पर जो क्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, आपका -5 हो गया। ओके, 1 हो गया। ओके, 0 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना। उसके बाद अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, और पाई भी हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, उसके बाद अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, परिमेय व अपरिमेय दोनों मिलकर जो समूह बनेगा ना, उनको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ओके, तो सम क्या होती है, 2 से भाग होने वाली, 2 से पूरा भाग होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, भाग होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी सम कहलाएंगी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ओके, 8 हो गया, 20 हो गया, 48 हो गया। ओके, 100 हो गया। ये हमारी क्या है, सभी की सभी सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से भाग न हो, वो हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। ओके, इस तरह से आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो। उसके बाद आपका भाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, जो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड बने, वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हो गया 15 हो गया, 20 हो गया। ओके, और क्या बोल सकते हो, 25 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। ये सभी संख्याओं के कितने हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 ही गुणनखंड बने, एक तो वो खुद और एक, ये 2 ही गुणनखंड बने, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और 9 बोल सकते हो, 11 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। ये हमारी सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये संख्याएं पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चनों का। देखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सी होती है, 2 होती है। ओके, और 2 के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है भी, 2 साथ में क्या है, सम संख्या और अभाज्य संख्या।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। ओके, और 2 अभाज्य संख्या होने के साथ सम संख्या भी है। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी कहलाती है। इसके अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य कहलाती है। ओके, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो ये होती है आपकी, कितनी होती है? 3 होती है। ओके, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ओके, ये बात आपको अपने पल्ले गांठ बांध लेनी है। ओके, तो उसके बाद आप इनमें से और क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 4 है, 2 है। और सबसे विषम छोटी संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको मैंने बता दी है, जो क्या होगी? 4 होगी। ओके, अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी क्या होगी? 2। और 2 एक ऐसी मात्र संख्या है जिसको हम सम भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको इन संख्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय से रिलेटेड सवाल। इस तरह से आपको दिया होगा क्वेश्चन, इस तरह से दिया तो होगा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा। तो आपको ऑप्शन इस तरह से होंगे, या तो इस तरह से होंगे, वर्गमूल 2, वर्गमूल 9, वर्गमूल 5, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, और ये तो हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल सकता है, 2 वर्गमूल 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 वर्गमूल 5, ओ सॉरी, बी ऑप्शन हो जाएगा ये। और सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 1/वर्गमूल 5। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 16। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में बतानी है परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये वर्गमूल वाली जो संख्या है, ये देखिए यहाँ पर जब हम इसके 2 के टुकड़े करेंगे तो 2 के टुकड़े हम नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, मतलब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। और ये देखिए, जब 9 को, वर्गमूल 9 है, इसको जब हम इसका सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 गुणा में 3, और 3 का पेयर बनते ही ये बाहर आ जाएगा और ये वर्गमूल हट जाएगा। तो इसका मतलब हमारी परिमेय संख्या कौन सी है? ये वाली होगी। इस तरह से आपको चेक करना है। और यहाँ पर देखिए, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होता है, तो मतलब ये संख्या भी अपरिमेय होती है। इसी तरह से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय है। जब हम 16 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 4। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका वर्गमूल हटके ये संख्या हो जाएगी 4। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा भी ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, पी बटा क्याउ के रूप में। क्या बोल सकते हैं? पी बटा क्याउ के रूप में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ये पी बटा क्याउ। ओके, तो इस तरह से आपको ये बोल सकता है 0.275 को पी बटा क्याउ के रूप में लिखिए, रूप में लिखिए, लिखो। इस तरह से आपको क्वेश्चन बोल सकता है। ओके, और एक आपका बोल सकता है, ऐसी संख्याएं दे देगा 1/8, इस तरह से कोई भी संख्या दे देगा का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। ओके,
तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करके जाने हैं। 0.275 और इनका जो दशमलव प्रसार है वो मैंने पहले चैप्टर में आपको करवा दिया था। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा पी बटा क्या हो गया प्रमेय से। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है, बिल्कुल आसान सा होता है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछेगा अभाज्य गुणनखंड। आपको एक संख्या दे देगा, इसको बोल देगा अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो ये आपको आता ही होगा, बहुत आसान है। ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये शांत और अशांत से रिलेटेड, शांत और अशांत से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सभी जो शांत अशांत अभाज्य गुणनखंड इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए वहाँ पर आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, वहाँ पर आपको संख्या कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो संख्या जरूरी नहीं है जो मैं बताता हूँ या आप किताबों में पढ़ते हैं वही होगी, संख्या कुछ भी डाल दे वो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। तो आप कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो या शांत या अशांत हो, ये आप आसानी से बता दोगे। ओके, तो आपको संख्या के पीछे नहीं जाना है, आपको तरीके के पीछे जाना भी, किस तरह से आप शांत अशांत देख सकते हो और किस तरह से अभाज्य गुणनखंड या एचसीएफ या एलसीएम काट सकते हो, निकाल सकते हो। तो वो तरीका आपको देखना है, संख्याएं कुछ भी हो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपसे इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। ओके, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, भी एचसीएफ निकालिए, दो संख्याएं दे देगा, एचसीएफ निकालिए। जैसे कि आपको दे दिया 12 व 84 का एचसीएफ निकालिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, निकालिए एलसीएम निकालिए, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। या इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है भी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 135 व 225 का एचसीएफ है हमारा 45, तो एलसीएम निकालिए। ओके, या इस तरह से आपको दे सकता है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ व एलसीएम में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ से देखिए एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता है, उनके गुणनखंड कीजिए इस तरह से। ओके, दोनों के, और जो कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और इस संख्याओं के लिए जो ये वाले क्वेश्चन है इनके लिए आपको एक बात याद रखनी है, वो बात ये है भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है ना। इसके जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपको संबंध और संबंध में बताना है। संबंध में क्या होगा, हमेशा एलसीएम होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से, ठीक है ना। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ की, सिर्फ एक कंडीशन को, एक स्थिति को छोड़कर भी, जब दो धनात्मक पूर्णांक बराबर हो तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या होता है,
इक्वल होता है। ये कंडीशन नहीं पूछेगा, यही कंडीशन आपसे पूछेगा। दो संख्याएं दे देगा या उनको बोल देगा ये दो संख्याएं या ए और बी आपका एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होगा। इस तरह से आप वो कुछ भी किसी तरह से पूछ सकता है। लेकिन आपको अगर ये संबंध पता है तो किसी तरह से पूछ लो तो आप आंसर गलत नहीं करोगे। ठीक है ना, ये बात हो गई। और बात करें अगर इन एचसीएफ और एलसीएम वाले सवालों की, तो वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन भी, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और वह एलसीएम 182 है तथा एक संख्या 13, एक संख्या कितनी है 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने बताया ना, तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, एक संख्या पूछ ले, पहली संख्या पूछ ले, दूसरी संख्या पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप संख्याओं की बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट यही लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये संख्या है 26, मान लीजिए संख्या है हमारी x गुणा में x, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 13 गुणा में 182 हो जाएगा। 26 को इस साइड कर लो तो ये हो जाएगा 13, 182 है, तो ये हो गया 182 बटा कितना 26, ये कट के 2 गया, ये कट के 91 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो किसी तरह से क्वेश्चन को घुमा दे, आप गलत नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। ठीक, उसके बाद इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है। जहाँ तक मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं और अब जितने भी रिवीजन वगैरह मार्केट में आए हुए हैं, उन सभी को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा 1 नंबर में। ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए 3 नंबर में आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर हमारा 4 नंबर का है, 1 नंबर में आएंगे हमारा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक 3 नंबर का जो परमानेंट है, HBSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार आता है, वो आपकी है प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3। ये 1.3 है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से करके जानी है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली आप बोल सकते हो, या इस तरह से बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन तो आवे ही आवेगे। कौन से, ये वाले, अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्या क्या आ सकता है, वर्गमूल 2 आ सकता है, वर्गमूल 3 आ सकता है, वर्गमूल 5 आ सकता है, वर्गमूल 7 आ सकता है, 1 बटा वर्गमूल 2 आ सकता है, 1 बटा वर्गमूल 5 आ सकता है, 6 माइनस वर्गमूल 3 आ सकता है, 7 वर्गमूल 5 आ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद और आ सकता है इसके अंदर 3 प्लस वर्गमूल 2 आ सकता है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है वो इस तरह से आपसे वो पूछ सकता है 2 बटा वर्गमूल 3 आ सकता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है। अगर आपको ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आती है अभी तक तो देखिए ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ और प्ले लिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर जाइए
और ये सभी के सभी क्वेश्चन अभी के अभी तैयार कीजिए, क्योंकि ये परमानेंट है, ये आने ही आने हैं 3 नंबर में, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर आपको पहले से ही बोर्ड ने बताए हुए हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हमें पहले ही पता है भी पेपर में क्या आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले से ही पता है सबको, ये आते ही हैं। तो ये अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अभी के अभी अभी प्लेलिस्ट खोलिए या आई बटन में जाइए, वहाँ पर वीडियो देखिए, अभी के अभी तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से इस तरह से के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।